नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। आपकी आगामी उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए हम पढ़ रहे हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की आधुनिक काल के लिए प्रसिद्ध बुक हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। इसके अंतर्गत हमारा जो आज का प्रकरण रहेगा वह रहेगा आलोचना गद्य विधा के अंतर्गत आलोचक महावीर प्रसाद द्विवेदी के व्यक्तित्व, कृतित्व और उनके एज ए आलोचक जो विशेषता रही है उन सब के विषय में जानना। तो पूर्व के सभी वीडियो क्रमबद्ध रूप से प्लेलिस्ट में लगा दिए हैं, चेक कर लीजिएगा। कल हमने इनको प्रारंभ कर दिया था, उसके आगे आज हम पढ़ेंगे। कल का लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था वह था कि भारतेंदु और पुराने पंथ के पथिक मतीराम के बीच कोई सार्थक तुलना नहीं हो सकती, खास तौर पर जब वह मतीराम के पक्ष में भारी हो। प्रश्न बनता है कि मतीराम को पुराने पंथ का पथिक किसने कहा? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। तो कल हमने मिश्र बंधुओं के विषय में पढ़ा। अब वैसे तो ये तीनों का मिक्सचर ही है, तीनों लेखकों का मिला जुला इन्होंने यहाँ पर दिया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु और पद्म सिंह शर्मा, तीनों आलोचकों को एक साथ लेकर चल रहे हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी जी। अब देखते हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी जी महावीर प्रसाद द्विवेदी के विषय में क्या कहते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जैसे इतिवृत्त प्रधान कविता के पुरस्कर्ता हैं, वैसे ही इतिवृत्त परक आलोचना के भी। इतिवृत्त परक क्या होता है? इतिवृत्त का जब बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, सरल रूप में आप समझिए इतिहास से रिलेटेड। द्विवेदी युग को जब आप देखते हैं ना, आप सभी जानते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम के आधार पर ही हम द्विवेदी युग को द्विवेदी युग कहते हैं। प्रश्न भी पूछा जाता है। अब द्विवेदी युग की विशेषता ही है इतिवृत्तात्मकता। कई विशेषताएं, लेकिन उनमें से सर्वश्रेष्ठ विशेषता है इतिवृत्तात्मकता। ये पेपर में पूछी हुई है। अब इतिहास से रिलेटेड इतिहास के आधार पर ही चीज़ों को क्या बोलेंगे, उनकी समीक्षा करना, इतिहास के तथ्यों के आधार पर चीज़ों की समीक्षा करना और ऐतिहासिक विषयों को उठाना, उन पर लिखना, ये सब क्या है? इतिवृत्तात्मकता। तो ये इतिवृत्तात्मकता इनकी आलोचना में भी देखने को मिलेगी। रचना और आलोचना एक दूसरे से किस तरह जुड़ी हैं, इसका बड़ा अच्छा विकासात्मक अध्ययन आचार्य द्विवेदी से लेकर आधुनिक समीक्षा तक किया जा सकता है। उदाहरण के लिए अलग अलग युगों के 3 संध्या चित्रों को लिया जाए। हरिऔध का प्रिय प्रवास का संध्या के वर्णन से खुलता है। हरिऔध का प्रिय प्रवास जो ग्रंथ है वो संध्या के वर्णन से ही खुलता है। अब हमारे लिए संभव नहीं होता कि हम सारे के सारे ग्रंथों को पढ़ पाएं, लेकिन जैसे ये बुक है, अब इसमें आपसे पूछा जाए कि ये पंक्तियां, ये बार बार पूछी जाती हैं, हिंदी साहित्य की फेमस पंक्तियां हैं, किससे ली गई हैं? आप फटाफट बता दोगे, प्रिय प्रवास से। क्या हमने प्रिय प्रवास पढ़ा है? नहीं। हो सकता है आप में से पढ़ा हो, मैं अपनी बात कर रही हूँ, अभी तक नहीं पढ़ा। लेकिन अगर ये पंक्तियां आए तो मैं बहुत इजीली, ये क्या कई ऐसी पंक्तियां हैं जो आए तो मैं इजीली बता सकती हूँ। क्यों? क्योंकि ये मूल पुस्तकें हमने पढ़ी हैं और इसमें जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें पता है कि ये प्रिय प्रवास की पंक्तियां हैं। और किसकी हैं? हरिऔध की है। प्रिय प्रवास की विशेषता क्या है? खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। चलिए देखते हैं। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलनी कुलवल्लभ की प्रभा। कमलनी कुलवल्लभ की प्रभा। अब आगे देखते हैं। तत्सम शब्दावली के बावजूद वर्णन पूरी तरह इतिवृत्त परक है। छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत के यहाँ संध्या के ही ये दूसरे रंग इस तरह। अब ये जो है एक तारा जो कविता है, इससे पंक्तियां ली गई और एक तारा कविता सुमित्रा नंदन पंत जी की है। तरु शिखरों से वह स्वर्ण विहग, तरु शिखरों से वह स्वर्ण विहग, उड़ गया खोल निज पंख सुभग, किस गुहा नीड में रे किस मग यानी रास्ता, किस रास्ते पे वो चला गया। हरिऔध ने तरु शिखा पर जो प्रभा सीधे सीधे देखी थी, अब पंथ के लिए तरु शिखरों पर स्वर्ण विहग के लाक्षणिक प्रयोग में संक्रांत हो गई है। यानी आपको समझना होगा कि तरु शिखा पर जैसे सूरज ढलता जाता है तो वो उसको गोल्डन कलर का या रेडिश लाल या सुनहरा जो दिखाई दे रहा था, क्या दिखाई दे रही थी? पत्तों की ऊपर की शिखा, यानी बिल्कुल ऊपर। नीचे से तो सूरज ढली गया तो अंधेरा हो गया, केवल
तरु के शिखर जो हैं उन पर दिखाई दे रही है, लेकिन सुमित्रा नंदन पंत को तो पक्षी ही सुनहरा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये लाक्षणिक प्रयोग है। लाक्षणिक स्वर्ण विहग जब आएगा तो इसका मतलब सोने का पक्षी तो नहीं होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि संध्या होने को है। आगे नई कविता के युग में शमशेर बहादुर सिंह संध्या के सुनहलेपन में पीलेपन की छाया अधिक गहरी देखते हैं। कैसे देखेंगे आप? एक पीली शाम, पतझर का जरा अटका हुआ पत्ता, अब गिरा वह अटका हुआ आंसू, संध्या तारक सा अतल में एक पीली शाम। फिर अब ये शमशेर बहादुर सिंह की हैं, पूछी जा सकती है ना। फिर उससे बड़ी बात यह है कि शमशेर सिंह के लिए संध्या का अनुभव और संश्लिष्ट हो गया है। हरियोद संध्या को सीधे एक घटना के रूप में उतरते देखते हैं। पंत के लिए अनुभव की परत दुहरी होती है और डूबते सूर्य की किरणें पक्ष वृक्ष की चोटी पर एक सुनहले पक्षी में बदल जाती हैं। शमशेर के यहाँ पतझर का जरा अटका हुआ पत्ता, आंख में अटका हुआ आंसू और अतल में डूबता सांध्य तारक मिलकर एक जटिल और संश्लिष्ट अनुभूति बनते हैं। एक विधान कई स्तरों पर अनुभूति को एक साथ प्रवाहित कर रहा है। आधुनिक हिंदी कविता में लंबे इतिवृत्त और वर्णनों को सूक्ष्म सांकेतिक बिंब कैसे धीमे धीमे पदच्युत करते हैं, इसका बड़ा सटीक अध्ययन इन साध्य चित्रों के मध्य किया जा सकता है। दोबारा देख लेते हैं। आधुनिक हिंदी कविता में लंबे इतिवृत्त और वर्णनों को सूक्ष्म सांकेतिक और बिंब कैसे धीमे धीमे पदच्युत करते हैं। बड़े बड़े वर्णनों के स्थान पर छोटे शब्दों का प्रयोग धीरे धीरे बढ़ता गया और एक शब्द से ही कवि काफी कुछ कह जाता है, काफी कुछ व्यक्त कर लेता है। ये समझाना चाह रहे हैं। अब आगे देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि जो नए परीक्षार्थी हैं, चैनल से जुड़ रहे हैं, आपके आसपास कोई भी हिंदी विषय से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहा हो, कृपया करके इन वीडियोस को शेयर करें। कहने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। यूट्यूब के बारे में आप सभी मुझसे बेहतर ही जानते होंगे, ज़्यादा ही जानते होंगे। आप जानते हैं कि जब आप वीडियो को लाइक नहीं करते, वीडियो को शेयर नहीं करते, तो वो वीडियो आगे यूट्यूब उनको नहीं भेजता। और इसी का है कि देखिए, मूल पुस्तकें वैसे भी कोई पढ़ना नहीं चाहता, और ये भी ध्यान रखिए कि सिलेक्शन भी सबका नहीं होता। ठीक है, तो आप अपनी तरफ से इन वीडियोस को शेयर करके थोड़ा सा चैनल को ग्रो करने में सहयोग करें। कहना नहीं चाहती हूँ, मुझे पता है आपका समय अमूल्य है, लेकिन जिस प्लेटफॉर्म पे हम काम कर रहे हैं वहाँ अगर ये ना कहो कि लाइक सब्सक्राइब, मतलब ऐसा बना दिया है ना, तो सब लोग करते ही नहीं हैं लाइक सब्सक्राइब। आप लोग जितने विद्यार्थी जो नहीं देख रहे उनसे तो शिकायत कैसी, लेकिन जितने विद्यार्थी देख रहे हैं कृपया करके इन वीडियोस को, वो देखें न देखें वो उनकी इच्छा है। जैसे सेकंड ग्रेड का है या कोई और है, कौन सा उपन्यास लग रहा है, उस उपन्यास के या कोई प्लेलिस्ट शेयर कर दीजिए। जो भी आपको पसंद आए कृपया करके आप शेयर कीजिए। बहुत सारे मैसेजेस दिन में आलतू फालतू आप शेयर करते होंगे, कृपया करके इस चैनल से कुछ वीडियो शेयर करें ताकि चैनल थोड़ा सा अच्छे से ग्रो कर पाए। आगे बढ़ते हैं। कविता में इस विकास के समानांतर आलोचना में कविता की विकसनशील समझ परिलक्षित होती है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध है कवि और कविता, जिस पर टिप्पणी करते हुए शुक्ल अपने इतिहास में लिखते हैं। देखिए, ये कई बार में पढ़ चुके हैं ना इसको। कवि और कविता कैसा गंभीर विषय कहने की आवश्यकता नहीं, पर इस विषय की बहुत मोटी मोटी बातें बहुत मोटे तौर पर कही गई हैं। यहाँ स्पष्टी बहुत मोटे तौर पर से अभिप्राय आचार्य द्विवेदी की इतिवृत्त प्रधान शैली से, जिसे लेकर शुक्ल के मन में गहरा असंतोष है। छायावाद के साथ चलने वाले रामचंद्र शुक्ल इसी से मिलते जुलते विषय पर निबंध लिखते हैं, कविता क्या है। ये फेमस निबंध है, कविता क्या है। ठीक, अब कविता क्या है अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं के सिलेबस में है और ये आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, निबंध वाली प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। इसके अलावा रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि, उसकी भी प्लेलिस्ट चैनल पे, उसमें भी आपको मिल जाएगा। जरूर देखिएगा एक बार, जिसमें विवेचन सूक्ष्म रहे इसके लिए सजग रहकर वे इस निबंध का कई किश्तों में परिष्कार करते हैं और जिनकी कविता संबंधी गहरी समझ का बुनियादी लेखन होता है। आधुनिक आलोचक नए कवि का समान धर्मी रहा है और जब वह समकालीन कविता की दशा पर लिखने को उद्यत होता है तो वह सारा पूर्व विकास क्रम उसके सामने है। वह भी आचार्य शुक्ल की तरह अपने विवेचन का परिष्कार रचना के बीच से करता है, ना कि शास्त्र की गहराती छाया में। काव्य भाषा और आलोचना भाषा
के विकास में तालमेल रहे तो यह उचित ही है। यह निरा संयोग नहीं कि जब नई कविता में अर्थ की परत सघनतर होती है तो समकालीन आलोचक प्रभावाभिव्यक्ति, व्याख्या और निर्णय के आगे रचना में अर्थ संवर्धन को आलोचना का मुख्य दायित्व मानता है। आलोचना का मुख्य दायित्व क्या है? अर्थ संवर्धन, यानी कि अर्थ की वृद्धि। जो लिखा गया है उसको पाठक अपनी अपनी समझ के अनुसार पढ़ेगा, लेकिन आलोचक उस अर्थ को में कुछ वृद्धि करके बताता है, कुछ अच्छा जो भाव है रचनाकार का उसको समझकर उसके व्यक्तित्व के अनुसार वो आलोचना करके हमें बताता है। आलोचना का मुख्य दायित्व क्या है? अर्थ संवर्धन, रचना में अर्थ संवर्धन। ठीक है। पूर्व पार क्रम में आचार्य द्विवेदी आलोचना के विकास को कहाँ और कैसे समृद्ध करते हैं, यह समझने के लिए हमें स्मरण रखना होगा कि भारतेंदु की आधुनिक वृत्ति अधिकतर गद्य रूपों, पत्रकारिता और उसके माध्यम से व्यापक सामाजिक राजनीतिक प्रश्नों को लेकर विकसित हुई थी। कविता के क्षेत्र में नए के प्रति कुछ कौतूहल रखते हुए भी वे सामान्यतः मध्यकालीन भक्ति और रीति के संस्कारों में बंधे रहते हैं। कविता और गद्य के बीच का यह द्वैत, उससे उत्पन्न समस्या को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ठीक ठाक समझा। भारतेंदु मूलतः कवि थे और उनका गद्य लेखन बहुत बार कविता से रंजित रहता था। आचार्य द्विवेदी गद्यकार थे, पर वे कविता को गद्य से दूर नहीं होने देना चाहते थे। अब देखिए ये थोड़ी चीजें आप देखिएगा, मूलतः कवि थे, भारतेंदु मूलतः कवि थे, ये किसने कहा है? तो ये रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने कहा है। उनका सिद्धांत था कि बोलना एक भाषा और कविता में प्रयोग करना दूसरी भाषा प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध है, यानी दोनों में एक भाषा का प्रयोग होना चाहिए। और आप जानते हैं कि द्विवेदी युग में ही खड़ी बोली का फिर विकास होता है। नहीं, भारतेंदु तक क्या चल रहा था? गद्य में खड़ी बोली और पद्य में क्या चल रही थी? ब्रज भाषा। लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी का क्या योगदान है कि उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि नहीं, गद्य हो या पद्य और या फिर आप बोल रहे हो, भाषा एक होनी चाहिए ताकि पूरा भारतवर्ष समझ पाए। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे राजस्थान का अलग सिलेबस है, यूपी का अलग सिलेबस, यहाँ का फलाना सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, ये बोर्ड, वो बोर्ड, 25 बोर्ड, हर राज्य का अलग बोर्ड। नहीं, अगर पूरे भारतवर्ष को एक करना है और हमें, अब देखिए भाई लोग जो होते हैं, बहनों की तो ये होता है ना कि हम यहाँ, हालांकि कुछ परिवारों में अब बहुत अच्छी जागरूकता है, लेकिन भाई लोगों को तो पूरे भारतवर्ष में कहीं से भी वैकेंसी आए वो जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। ऐसे में दिक्कत आती है, राजस्थान का अलग पढ़ो, वहाँ का अलग पढ़ो। नहीं, अगर एक सा सिलेबस पूरे भारतवर्ष में लागू हो, जैसे किसी राज्य की ज़रूरत है, साउथ की कुछ ज़रूरत है, उसके हिसाब से कुछ पाठ्य पुस्तकें निर्धारित कर दीजिए। राजस्थान जी के राजस्थान में चलता है, यूपी जी के यूपी में चला दीजिए। ये तो राज्य की संस्कृति को बढ़ाने का तरीका है, लेकिन जो मूल जो विषय हैं जैसे मैथ है, साइंस है, कुछ जो ऐसे विषय हैं उनमें एक रूपता हो तो आगे की पीढ़ी के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे अब एनसीईआरटी लागू हो रही है तो पूरे जब एक साथ पढ़ेंगे तो केंद्र के लेवल के जो पेपर हैं, किसी भी राज्य में पेपर हो, एक मतलब ये होगा कि आप सब जगह वैकेंसी आए तो सब जगह भर सकते हैं। तो यही काम महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया। उन्होंने कहा, ये काम महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भाषा के स्तर पे किया। उन्होंने कहा नहीं, बोल कुछ और रहे हो, कविता ब्रज में करोगे, गद्य खड़ी बोली में लिखोगे और बोलोगे कुछ और, ऐसा नहीं चलेगा, एक करिए। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का योगदान है। इस प्रक्रिया में वे कविता को उत्तर रीतिकालीन काव्य रूढ़ी और चमत्कार कौशल से अलग करके सामान्य व्यवहारिक जीवन के निकट लाना चाहते थे। अपने सहज ज्ञान से उन्होंने समझ लिया था कि काव्य भाषा को बदले बिना संवेदना में परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक का नाम ही है संवेदना में विकास। काव्य भाषा को बदले बिना संवेदना में परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। एक सिद्धांत जिस पर बाद में आधुनिक आलोचक ने विस्तार से विचार किया है। इसलिए संवेदना के जिस बिंदु को झकझोरने में भारतेंदु हिचके थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी क्षेत्र के पिछड़ेपन के निदान में वहीं उंगली रखी। अपनी पुस्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी और नवजागरण और हिंदी नवजागरण में रामविलास शर्मा ने आचार्य द्विवेदी के रीतिवाद विरोधी अभियान को सही रेखांकित किया है। यह स्मरणीय है कि सरस्वती के जन्म के समय से ही, अर्थात स्वयं उनके संपादक बनने से पूर्व, वे एक और नायिका भेद की अप्रासंगिकता स्पष्ट करते हैं। साथ ही साथ गद्य और पद्य की भाषा पृथक न होना चाहिए, इस पर बल देते हैं और अच्छी तरह समझते हैं कि ये दोनों स्थितियां तत्वतः एक ही हैं। यहाँ कविता और गद्य की भाषा के प्राथक्य को मिटाने की मांग एक निगाह में अंग्रेजी रोमांटिक कवि वर्ड्सवर्थ के काव्य भाषा संबंधी सिद्धांत की याद दिला सकती है, पर वर्ड्सवर्थ के लिए मूल समस्या भाषा, लय और शब्द समूह की थी। द्विवेदी की चिंता रीतिकालीन संस्कारों से मुक्ति पाने को।
महावीर प्रसाद द्विवेदी यदि भाषा की व्यवस्था और साहित्यिक सुरुचि के नियमन में लगे थे तो मिश्र बंधु भी काव्य निर्णय के क्षेत्र में अपने को शास्ता की भूमिका में देख रहे थे। अब मिश्र बंधु वाला प्रकरण कल की कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ कहीं ना कहीं वर्ड्सवर्थ का इन्होंने उल्लेख किया है, शब्द समूह और भाषा को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर कोई परीक्षक ठीक से पेपर बनाए तो रामस्वरूप चतुर्वेदी से कई प्रश्न निकलते हैं। हालांकि एक प्रश्न तो निश्चित आएगा, 1 से 2 प्रश्न तो निश्चित हैं। ठीक है, और इसके आगे तो जितना वो, अब 1 से 2 प्रश्न में ऐसे कह रही हूँ जो रामस्वरूप चतुर्वेदी का नाम दे के पूछें कि रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार। ठीक है, बाकी तो इस बुक से बहुत प्रश्न आएंगे जब पेपर हो जाएगा, चाहे आप पीजीटी वाला पेपर कर लें या आरपीएससी वाला पेपर देखें या जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो। कमेंट बॉक्स में थोड़ा लिखिएगा, मैं जान पाऊँ कि कौन से विद्यार्थी इस बुक को पढ़ रहे हैं। तो जब उसका पेपर हो जाएगा मैं इसी चैनल पे फिर आपको मिलूंगी उत्तर पुस्तिका के साथ। मिलती हूँ पुनः कल, फिलहाल तो मिश्र बंधुओं के साथ। और आप लोगों से जो मैंने कहा है थोड़ा सा ध्यान दें, जितना आपसे हो पाए सहयोग कर पाए। कोई आर्थिक या इस तरीके की सहायता तो मैं आपसे कह ही नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ आपसे थोड़ा सा चैनल के हित में जो हो वो आप लोग करें, अच्छा लगेगा मुझे। धन्यवाद।